अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स। रिबेट क्या होती है? एक तरह से छूट होती है जो क्या है कि इनकम एसएससी को दी जाती है। मान लो कि इसकी टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी है 98,500 बन रही है, तो इसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ उसे छूट दी जाएगी कि इतने % आपको देना पड़ेगा। ये हम पढ़ने वाले कैसे कैसे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है, जो भी आपने मतलब मान लो कि आपको 10,000 रुपये गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करना है, उसके अंदर आपको क्या है, कुछ एक छूट मिलना, कुछ एक क्या है अमाउंट होती है स्पेसिफाई कि आपको इतनी अमाउंट की छूट मिलेगी। बट उसके लिए कुछ एक कंडीशन होती है रिबेट को लेने के लिए। ये रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A के अंदर आता है। ये कहते हैं कि रिबेट किसको मिलेगी, एक सर्टेन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलने वाली। पहली बात तो ये, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल फर्स्ट कैटेगरी का भी हो सकता है, जनरल पब्लिक जिसे हम बोलते हैं, सेकंड कैटेगरी का भी हो सकता है जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और थर्ड कैटेगरी का भी हो सकता है जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल ही इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल के होने के साथ साथ उसे क्या होना पड़ेगा, रेजिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स कि वो भारत का निवासी होना चाहिए, तभी उसको क्या रिबेट की छूट मिलेगी। रिबेट के लिए जो इनकम टैक्स लायबिलिटी के लिए उसे छूट मिलेगी। हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, और उस पर्सन को मिलेगी इंडिविजुअल के केस में और रेजिडेंट होने के केस में जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। मीन्स केवल 5 लाख से कम वाले व्यक्ति को और 5 लाख तक के व्यक्ति को ही रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि रिलीफ ऑफ टैक्स, कितना हमें रिलीफ मिलेगा, कितना हमें रिबेट मिलेगा। पहली बार या तो 100% मिलेगा अपनी इनकम टैक्स का, या फिर 12,500 12,500 रुपये का, जो भी विच एवर इज लेस का मतलब होता है जो भी कम होगा उसका मिलने वाला है, ठीक है। मान लो कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 7,500 की बन रही है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा कितना मिल रहा है, 12,500 की हमें डिडक्शन मिल रही है, राइट, एग्जेम्पशन मिल रही है। तो हम 12,500, हमारी टैक्स लायबिलिटी 7,500 बन रही है, 12,500, तो इनमें से जो कम होगा, विच एवर इज लेस का मतलब होता है जो कम होगा, तो यही करेंगे तो इसकी हमें पूरी छूट मिल जाएगी। मतलब हमारा टैक्स पूरा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। एक भी पैसा हमें सरकार को नहीं देना पड़ेगा एज ए टैक्स के रूप में, ठीक है। तो रिलीफ इस तरह से मिलेगी। अगर आपका टैक्स 7,500 की बजाय 13,500 रुपये होता, तो इस केस में क्या होता है कि विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होता। तो इस केस के अंदर विच एवर इज लेस कौन सा है, 12,500, तो इसमें हमें 12,500 की छूट मिलती, फिर 1,000 का टैक्स हमें आपको गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी हम रिबेट के लिए अप्लाई करते हैं। पहली बात, वो टैक्स पेयर मीन्स कि जो एसएससी पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है उसे बोला गया है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, और उसकी टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 5 लाख तक होनी चाहिए। टोटल इनकम कैसे बतानी है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद एटीसी से लेके एटीयू तक की। ये हमारा 6ठे सेमेस्टर का चैप्टर है, 15वां चैप्टर है ये डिडक्शंस का, ठीक है। उसको हम अगले सेमेस्टर के अंदर करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ ले कि एटीसी से लेके एटीयू की डिडक्शन मिलने के बाद उसे टोटल ग्रॉस टोटल कैपिटल में ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करने के बाद हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। किसे नहीं मिल सकती ये रिबेट, जस्ट इसका अपोजिट कंडीशंस का, कि ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट ना हो, इंडिविजुअल ना हो, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट है, एचयूएफ है, बीओई एओपी है, बीओआई है, कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कोई भी हुआ ना, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, किसी को भी रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन नॉट गेट दिस बेनिफिट ऑफ दिस रिबेट। सुपर सीनियर सिटीजन इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। कारण पता है क्या, अभी मैंने आपको बोला कि सुपर सीनियर सिटीजन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कारण ये है कि इनकी इनकम की जो एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 5 लाख से स्टार्ट होती है ना, समझ में आई। इनकी एग्जेम्पशन लिमिट ही 5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, तो नील पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। अगर उनकी इनकम ही 5 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन में है, तो पहला पॉइंट तो नील ही हो गया, तो हमें तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो रिबेट का तो पॉइंट ही नहीं उठने वाला।
अगर उसकी इनकम 10 लाख है तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% लगने वाला है, यही बताया था मैंने, सीधा 20% लगता है। तो अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट का पॉइंट ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो 5 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। अगर सुपर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 5 लाख तक उसकी ऑलरेडी ही एग्जम्पशन होती है, तो टैक्स बनेगा ही नहीं। और उससे ज़्यादा हुई तो उसे ये छूट भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। ये रिबेट दी क्यों जाती है, कारण क्या है इस रिबेट को देने का? सरकार क्या है, टैक्स ले भी रही है, हमें छूट भी दे रही है। कारण क्या है इसका? सबसे पहले ये है कि इट इज़ अ प्रोविज़न, ये एक प्रोविज़न है, एक प्रावधान है कि ये हेल्प करता है टैक्स पेयर की। किस लिए? कि वो अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटीज होती है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। क्या है, कई बार क्या है, छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो इनकम कम होने के कारण उन्हें टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो रिबेट केवल उन्हीं पर्सन को मिलेगी जिनकी इनकम 5 लाख है। क्लियर दिस पॉइंट। एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के एप्लीकेबल है, मैं बता चुकी हूँ। इंडिविजुअल कौन भी हो सकता है, उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों इंक्लूड है। ठीक है। हु फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा उसे बेनिफिट मिलेगा, और टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है रिबेट का, ये 4 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 नंबर के अंदर आता है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका मैं एक बड़ी एग्जांपल और देती हूँ रिबेट का, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम 5 लाख है, एक पर्सन है जो कि 46 साल की उम्र में है, रेजिडेंट भी है। अब हमारे पास 3 कंडीशंस थी कि 3 कंडीशन क्या थी? पहली बात तो उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल अगर नहीं दे रखा तो उसे हम इंडिविजुअल मानेंगे, और रेजिडेंट है वो। ठीक है, पर्सन की बात करते दैट मीन्स ये इंडिविजुअल ही है। ठीक है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, 5 लाख तक की इनकम है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम देखते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी को रिलीव करने के बाद हमें इसमें छूट मिलने वाली है। तो इसके पहले 2.5 लाख के ऊपर तो क्या हो गई, नील होगा, क्योंकि ये क्या है, जनरल पब्लिक के अंदर इंक्लूड होता है। तो जनरल पब्लिक फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। फर्स्ट क्लास का रूल क्या है, पहले 2.5 लाख के पे नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%। तो इसका 5% करेंगे तो कितना आएगा, 12,500। मैंने टैक्स कैलकुलेट करना बता दिया कैसे करते हैं, 12,500 आगे। देखिए अब इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई है, 12,500। अब देखिए रिबेट कितने की मिलने वाली इसको, देखिए जो हमने आपको बताया था रिबेट कितने की मिलने वाली इसे, हाँ जी, रिबेट मिलने वाली है 12,500 की मैक्सिमम। तो इसका मतलब होगा इसको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। तो क्या है, हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिबेट टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी 12,500 थी, और रिबेट हमारी कितनी होगी है, 12,500 में मिलने वाली है। क्लियर दिस पॉइंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐसा पर्सन है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख है, 76 साल का है। क्लियर हो गया, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या कहते हैं कि ये इसमें बता रखा है ये नॉन रेजिडेंट है। पहली कंडीशन फुलफिल है कि 5 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, रेजिडेंट होना चाहिए, बट ये नॉन रेजिडेंट है। तो रिबेट तो मिलने वाली है नहीं इसको। ठीक है, तो इसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 76 ईयर ओल्ड है तो किस कैटेगरी के अंदर आता है, सीनियर सिटीजन। तो यह पहले 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगने वाला। दूसरे जो नेक्स्ट 2 लाख है उसके ऊपर लगने वाला है 5%। 5% के ऊपर कितना हो गया, 10,000 होने वाला है ना, हाँ जी 10,000। ठीक है, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 10,000। इसे किसी भी तरह की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। एक ऐसा पर्सन है जिसकी 8,30,000 सैलरी है, टोटल इनकम है, और वो रेजिडेंट भी है। तो कंडीशन देखते हैं फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। इनमें जो कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि 5 लाख इनकम है, तो इसकी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो आपको रिबेट भी नहीं मिलेगी। तो सिंपल टैक्स रूल अप्लाई होगा। 54 ईयर ओल्ड है तो जनरल पब्लिक है, तो क्या होगा, पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, नेक्स्ट के 2.5 लाख के ऊपर 5%, जो कि 12,500 रुपये आएगा।
और अगला कितना बचेगा, 8,30,000 में से 5,00,000 माइनस करोगे तो 3,30,000 रुपये बचेंगे। 3,30,000 के ऊपर 20% आपको टैक्स पे करना है। कैलकुलेट करके दिखाऊं, देखिए 3,00,000 आपके पास कितना था, 8,30,000 था, इसमें से आपने पहले 2.5 लाख माइनस करने हैं और दूसरे 2.5 लाख माइनस करने हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5,00,000 हो गए। 5,00,000 में से करोगे तो 3,30,000 रुपये आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कितने परसेंट लगना है, 20% लगना है, तो ये आ जाएगा 66,000 रुपये। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 66,000 रुपये। तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें 72,500 रुपये। अब इसमें रिबेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये इसकी टोटल इनकम 5,00,000 से ऊपर है। इसमें रिबेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। इसमें रिबेट इसलिए मिली क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5-4 नंबर में आ भी जाए तो आप ये एग्जाम्पल जरूर शो करना, एग्जामिनर आपको 100% फुल मार्क्स देने वाला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, हेल्थ का मतलब होता है आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, एजुकेशन होता है जो शिक्षा के रिगार्डिंग होता है, सेस होता है जो स्पेशल, इसका मीनिंग हमारे टैक्स के अंदर कुछ और है कि ये कहते हैं कि जो सेस है ये क्या होता है कि एक तरह से टैक्स के रूप में होते हैं। जैसे कि हम इनकम टैक्स पे करते हैं, इसी तरह से सेस भी एक एज ए इनफॉर्मेट टैक्स, जैसे कि हमारा 2 नाम होते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, और जो बाहर डॉक्यूमेंट के अंदर होता है या फिर बाहर हम स्कूल में जाते हैं तब कोई और नाम से बोलते हैं। तो क्या होते हैं कि 2 नाम, पर्सन एक ही है, नाम क्या हो गए, 2 हो गए। तो इसी तरह से सेस भी एज ए टैक्स है, टैक्स का ही रूप है, ठीक है। जो कि कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। किस लिए, फॉर स्पेसिफिक रेजिंग द स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लो कि मैंने किसी ऐसे डिपार्टमेंट से लिया है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। वहां से हमें क्या है, सेस मिला है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें कलेक्ट किया है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो इसका यूज जो है ना, हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए ही, हेल्थ के लिए ही यूज करेंगे। जहां से पैसा आया है वहीं पर उसका यूज किया जाएगा। मेन मोटिव यहाँ पे, मेन पॉइंट यही है, जहां से हमने पैसा कलेक्ट किया है, दैट मीन्स जहां मान लो कि हेल्थ सेक्टर से हमने पैसा कलेक्ट किया है तो हेल्थ सेक्टर के अंदर ही उस पैसे का यूज होने वाला है। अगर हमने एजुकेशन सेक्टर से हमने पैसा कलेक्ट किया है तो उसका यूज भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स जिस सेक्टर से हमने डोनेशन या फिर सेस कलेक्ट किया है उसी सेक्टर के अंदर वो क्या है, यूज होने वाला है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिस पर्पज के लिए सेस लगाया जाता है उसी के लिए ही यूज करते हैं। द पर्पज ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज प्रोवाइड फंड फॉर द बेसिक एजुकेशन, मिड डे मील एंड द हेल्थ केयर नीड फॉर BPL एंड रूरल फैमिली। जहाँ से भी ये जो सेस कलेक्ट किया जाता है, जो अमाउंट है टैक्स के रूप में जो कलेक्ट की जाती है, वो कहाँ यूज़ की जाने वाली है, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के लिए। मिड डे मील जो हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो खाने की व्यवस्था की जाती है छोटे बच्चों के लिए, उसे बोला जाता है मिड डे मील। एंड हेल्थ केयर फॉर द BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो सेस कलेक्ट किया जाता है वहीं पर वो क्या है, यूज़ होने वाला है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब कि ये किसके द्वारा लाया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फिनांस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि 2018-19 के दौरान अरुण जेटली जी थे, ठीक है, जो कि BJP पार्टी से संबंध करते थे। तो यहाँ पर जो अरुण जेटली जी ने क्या किया था, हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको बता देती हूँ, जो 2018-19 के दौरान पहले इसका नाम क्या था, प्राइमरी एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन होता है जो छोटे बच्चों के लिए होती है, सेकेंडरी एंड हायर होती है जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए होती है। उन प्राइमरी के लिए पहले 1% कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी और हायर के लिए 2%। तो टोटल सेस कितना हो गया हमारा, 3%। ये है डाटा 2018-19 का। अगर मैं बात करूं 2020-21 की, 21-22 की, तो यहाँ पे जो सेस की जो रेट है चेंज हो चुकी है, 4% हो गई है, ठीक है,
क्लियर दिस पॉइंट। पहले ये 3% थी, अब ये पूरा 4% हो गया है, जिसे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सीधा बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से नहीं बोलते, पहले इसको इस तरह से नाम से बोला जाता था कि प्राइमरी एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, तो टोटल मिला के 3% होता था, बट अब क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, सीधा 4% लगते हैं। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि ये किस किस के ऊपर अप्लाईकेबल होते हैं। ये जो भी पर्सन टैक्स पे करता है, कोई भी पर्सन हो, उसे किसी भी तरह की छूट मिलती हो, किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती भी हो, उन सभी पर्सन को, ऑल पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इनकम, जितनी भी प्रीवियस ईयर की इनकम है, मतलब कि जहाँ जिस साल आपने कमाई है, पिछले साल की इनकम के ऊपर आपको सभी लोगों के ऊपर ये 4% का सेस लगेगा। ठीक है, जनरली द अमाउंट ऑफ सेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेस है कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या है, शेयर नहीं किया जाता, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और इसका पॉइंट ये भी बात है कि ये जो है सबसे एट द एंड में क्या है लगाया जाता है। मैं आपको आपकी बुक से शो करती हूँ कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सब एट द एंड के अंदर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ये ऐसे अप्लाईकेबल होते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। क्लियर दिस पॉइंट, यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारी असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल आपको टैक्स पे करना होता है, और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल आपने आपकी इनकम को अर्न किया है। राइट, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया है कि अर्निंग ऑफ इनकम, जिस साल आपने इनकम को अर्न किया है, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं। असेसमेंट ईयर वो बोला जाता है जिसके अंदर आप क्या 3 काम करते हैं। सबसे पहला आप इनकम को कंप्यूटेशन करते हो कि हमारी टोटल इनकम है कितनी, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर टैक्स कि कितना टैक्स हमारा बनता है, और टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद उसे क्या करते हो आप, पेमेंट करते हो। तो 3 काम हो गए हैं असेसमेंट ईयर के अंदर कि जो पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर जो कमाई थी हमने इनकम, उसके ऊपर हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है कि हमारी टोटल इनकम है कितनी। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करना है कि उस टोटल इनकम के ऊपर हमारा टैक्स कितना बन रहा है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो आपको पे करना होगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ द 12 मंथ कंप्रेंसिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, हमेशा 12 महीनों का होता है, परंतु प्रीवियस ईयर क्या है 12 महीनों से कम का भी हो सकता है, वो मैं समझाऊंगी अभी। एन assessee इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये कहती हैं कि असेसी को पे करनी पड़ेगी टैक्स किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। कौन सी इनकम, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्या आपने कमाई थी, वो से उस ईयर को क्या कहेंगे हम, असेसमेंट ईयर, जिसके अंदर आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये बात ये समझिए कि असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का कैसे होता है, प्रीवियस ईयर कैसे 12 महीने से कम का भी हो सकता है और 12 महीने का भी होता है। देखिए एक बिजनेस है जो कि चल रहा है, ध्यान से देखिए, 1/4/19 से लेके 31/3/20, तो पूरा 12 महीने हो गए ये, तो क्योंकि 1/4 से शुरू हुआ 31/3 तक खत्म हो गया, तो पूरा महीना चला। एक जॉब है जो कि 8/8/19 को, मीन्स की 8 अगस्त 2019 को शुरू की थी हमने, और उसकी एंडिंग कब हो गई है, 31 मार्च 2020 को। देखिए अगस्त से लेके मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए ना, तो यहाँ पे 8 महीने कैलकुलेट होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब कि आपने कितने महीने कमाया, 8 महीने कमाए, तो इस 8 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स लगेगा। ज़्यादा पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करने वाले। अब इंटरेस्ट जो है आपका, जो बैंक के अंदर इंटरेस्ट लगते हैं, वो क्या होता है, 6 माही लगता है या फिर क्वार्टरली लगते हैं। राइट, तो क्या होगा, आपको मान लो कि 1/1/20 से लेके 31/3/20 के बीच में आपका इंटरेस्ट लगा है। 1/1/20 का मतलब 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 के दौरान आपका इंटरेस्ट लगा है, तो 3 महीने के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। एक तो आपकी हो गई 12 महीने का एग्जाम्पल हो गया, 8 महीने का हो गया, 3 महीने का। इसका मतलब ये होगा कि आपकी कमाने वाले साल जो है, साल
ये 12 महीने से कम भी हो सकता है और 12 महीने तक का भी हो सकता है, ठीक है। परंतु जो असेसमेंट ईयर होता है हमेशा क्या होगा, 1 अप्रैल 2000 हर एक साल का 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 31 मार्च उसका नेक्स्ट ईयर होने वाला है। यही हमने बात की थी। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब इसके साथ हम कुछ एक एक्सेप्शनल केस पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए आपकी बुक के अंदर 12 नंबर पेज पे है कि एक्सेप्शन ऑफ ए जर्नल रूल टैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर। अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आपकी, एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर मान लीजिए आपका, अब ये देखिए 2021 चल रहा है, तो 2020-21 हमारा क्या है, मान लो कि मेरी इनकम क्या हो गई है, 20 लाख मेरी साल की इनकम हो गई है, ठीक है। तो क्या है, इसको इसके ऊपर जो टैक्स है 20 लाख के ऊपर टैक्स है, मैं कब दूंगी, 2021-22 के सेशन में, राइट। जब 2022 का 31 मार्च 2022 आ जाएगा तब मैं इस 20 लाख के ऊपर टैक्स पे करूंगी। कारण क्या है कि इसकी जो एंडिंग पीरियड होगा मेरा 31/3/22 ही होगा। इस डेट के ऊपर मुझे क्या है, टैक्स पे करना होगा। आगे क्या है, 4 से 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं कि टैक्स को पे करने के लिए, बट क्या है इसके ऊपर मैं इस मतलब कि इस साल मैंने कमाया पैसा तो मैं अगले साल दूंगी, यही है। पर ये कुछ एक अपवाद है, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है कि आपको जिस साल कमाया है 2020-21 के अंदर कमाया था तो 2020-21 के अंदर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वे कुछ एक अपवाद क्या है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके 5 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग हाउस बिजनेस। इनकम कहाँ से होना, नॉन रेजिडेंट, और कैसा है, शिपिंग बिजनेस है। शिपिंग बिजनेस मीन्स कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और आप जहाज़ों के थ्रू क्या है एक देश से दूसरे देश के अंदर क्या है सामान लेकर जाते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इंडिया और यूएसए, ठीक है। इंडिया के अंदर गुड्स कहाँ से ट्रांसफर हो गया है, यूएसए से, तो जहाज यहाँ इंडिया के अंदर आया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आने के बाद ये वापस भी जाएगा और आने के बाद जब ये वापस जाएगा तो कुछ एक क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मजदूरों को दिहाड़ी दी जाती है, तो इसी तरह से जहाज के अंदर कैरेज और फेयर का क्या है एक्सपेंस होता है। मतलब कि ये जो जहाजी ट्रांसफर करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो उसके ऊपर लगने वाला है जहाज के ऊपर, ठीक है। तो क्या है, एक तो इंडिया के अंदर सामान आया, उसकी भी आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी सामान की, क्योंकि उसने सामान रिसीव किया है, और जो वापस जा रहा है तो उसकी कैरेज का और जो फ्रेट का है उसको भी क्या है पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस कारण से क्या हुआ कि वो उसी टाइम पे आया, उसी टाइम पे वापस चला जा रहा है, वो तो साल तो नहीं रुकने वाला, उसे आगे भी ट्रांसपोर्ट करनी है, राइट। तो क्या करेगी इंडिया गवर्नमेंट, क्या है उस जहाज के ऊपर, उस सामान के ऊपर और उस पर्सन के ऊपर जो लेके आया है उसके ऊपर क्या है उसी टाइम पे टैक्स अप्लाई करेगी, टैक्स रेट को अप्लाई करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी भी इनकम, जितना भी उसके माल के ऊपर टैक्स बनेगा उसे उसी टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट कैरिंग शिपिंग बिजनेस एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम द कैरिंग पैसेंजर्स। क्या है, नॉन रेजिडेंट के थ्रू अब बिजनेस किया जा रहा है और वो क्या है इनकम उससे ड्राइव हो रही है, ड्राइव मीन्स कि पैदा हो रही है फॉर कैरिंग ए पैसेंजर, पैसेंजर को लेके आने लेके जाने में। यहाँ पे पैसेंजर्स का या फिर लाइफ स्टॉक जो माल होगा, मेल हो गई है, गुड्स शिप हो गया है, ठीक है, कुछ भी सामान हो गया, सर्विस दे रहे हैं, कैसा भी मतलब कि सामान जहाज हमारे देश से किसी और देश के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो विल बी टैक्स इन ईयर ऑफ द अर्निंग, उसके ऊपर जितना भी उसने पैसा कमाया है, ठीक है, जितना भी उसने पैसा कमाया, मान लो कि लोगों को जब भी लेके आता है तो वो क्या है इंडिया से, यूएसए से क्या है इंडिया के अंदर अपने यात्रियों को लेके आया है, तो यात्री को तो छोड़ देगा तो वापस तो जाएगा ही वो, तो उसके ऊपर भी उस जो जितनी इनकम उसने यात्रियों से कलेक्ट की है उसके ऊपर भी क्या है उसका टैक्स लगने वाला है। और वो टैक्स की रेट कितनी होगी, 7.5%, 7.5 ऑफ द अमाउंट पे ऑन और द पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरिंग विल बी डीम्ड टू बी इनकम। उसे उसकी कमाई गई इनकम मानेंगे। डीम होता है मानना, ड्राइव होता है पैदा होना, ठीक है, क्रिएट होना।
समझ में आ गई? मतलब कि ऑन द स्पॉट जो इनकम जनरेट होने वाली है और वो उसी टाइम पे क्या उसी देश को छोड़ के जाने वाला, नॉर्मल सी अगर लॉजिक बताऊं उसमें नहीं रहने वाला, तो क्या होगा उसका उसी साल क्या है टैक्स उसे पे करना पड़ेगा उसी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया, ये आता है सेक्शन 174, ये था 172, ये है 174। देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है इंडिया को छोड़ के जाने वाला है, उसने मन बना लिया है कि वो क्या है, आज क्या डेट है, आज है हमारी 24/10/2021, राइट। तो 24/10/2021 को उसने क्या है वो इतने दिन तक मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से उसने अपने यहाँ इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू किया था और यहाँ तक उसने क्या है काम किया है और ये सोच रहा है कि इस डेट के बाद मैं अपने कंट्री को छोड़ के यूएसए चला जाऊँगा, ठीक है। और उसने सोचा ये भी है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा इंडिया। तो क्या होगा, इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, 1/4/21 से लेके 24/10/21 तक के ऊपर क्या है टैक्स कलेक्ट करेगी जितना भी उसने इनकम को अर्न किया है। मान लो कि उसने 10 लाख रुपए इनकम क्या इन महीनों में अर्न कर ली है, तो इस 10 लाख के ऊपर भी उसे एट ए टाइम उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो क्या है भारत छोड़कर जा रहा है या फिर किसी को भी कहीं भी छोड़ के जा रहा है तो उस एरिया पर वापस नहीं आएगा, तो क्या है उस देश की जो सरकार है उसे उसी टाइम उसकी इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट कर लेगी, ठीक है। यह आता है 174 एक्ट के अंदर। अब बात करते हैं इनकम ऑफ एन एओपी बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। ये कहते हैं कि एओपी बीओआई क्या होता है, ग्रुप होता है। जब मैं इंडिविजुअल का एसएससी का केस पढ़ाऊंगी कि एसएससी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं पूरा डीप में, तब मैं आपको उसको प्रॉपर बताने वाली हूँ। बट यहाँ समझ लीजिए कि एओपी और बीओआई क्या होता है, ग्रुप होता है पर्सन का जो साथ मिलकर क्या करते हैं अपने बिजनेस को रन करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। और ये जो सेक्शन है 174A के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लो कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है। यहाँ देखिए कि ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है, दोनों ने मिलकर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो इस बिजनेस को रनअप करने वाले हैं और इससे जो भी इनकम होएगी हम दोनों मिलकर उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 1/4/21 से ये क्या है 31/3/22 तक ये काम कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, परंतु कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है 24/10/21 को ही कंप्लीट हो गया है, आज के दिन ही कंप्लीट हो गया। तो क्या होगी, उनका तो मोटिव कंप्लीट हो गया, उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उनके ऊपर उसी दिन पे टैक्स लगा देगी। वो इस डेट का इंतजार नहीं करेगी 31 मार्च का 2022 का, ठीक है। जब भी किसी एओपी बीओआई फर्म का अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है और ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद वो फर्म क्या हो जाती है, उसका जो मेन पर्पस के लिए जो बनी होती है वो क्या है वाइंड अप होने वाली होती है, उस केस में क्या उसे टैक्स उसी टाइम पे देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, ये आता है अंडर 175 के अंदर। क्या कहते हैं कि मान लो कि मिस्टर ए है, इसकी क्या है इनकम 12 लाख है। अब आपको टैक्स तो कैलकुलेट करना ही आ ही गया कि अरे ये मान लो कि ये क्या है सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहले 3 लाख के ऊपर कितना लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला। अगले 2 लाख के ऊपर कितना लगने वाला है, 5% लगने वाला है, तो 10,000 रुपये ही हो गए, तो कितना हो गया 5 लाख हो गया। तो अगले 5 लाख के ऊपर कितना लगने वाला है, 20% लगने वाला है, 1 लाख हो गया। बैलेंस कितना बच गया, 12 लाख में से क्या कर दो आप 10 लाख लेस करने के बाद आपके पास क्या बनेंगे, 2 लाख के ऊपर कितना बनेगा 30%, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। तो टोटल कितना हो गया 1,70,000 रुपये हमारा क्या होगा टैक्स लायबिलिटी होगी। अब ये कहेंगे कि हमने कमाया 12 लाख है और पे कर दिया हम 1,70,000, राइट। तो क्या होगा, बेनिफिट तो लग नहीं रहा। तो क्या करते हैं कुछ एक लोग कि अपनी जो इनकम होती है वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं कि उनका टैक्स क्या है कम आ जाए। अब मान लो कि उसने 5 लाख भी किसी कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए ना, तो उससे भी टैक्स में कम आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, 5 लाख कम कर दिया तो कितनी सैलरी होगी उसकी है 7 लाख होगी है। तो पहले 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगने वाला, अगले 2 लाख के ऊपर 10,000 लगने वाला है, तो टोटल हो गए 5 लाख।
5 लाख में से 7 लाख करेंगे तो 2 लाख बचेंगे। तो 2 लाख के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि 20% लगने वाला है तो कितना हो गया 40,000। अब देखिए एक तो 10,000 ये होने वाला है, देखिए तो टोटल 50,000 हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनने वाली है। एक क्या थी 170, एक है 50, कितना डिफरेंस आ गया है, राइट। तो इतने इस डिफरेंस को कम करने के लिए, मतलब कि इस टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को किसी और के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। चाहे थोड़ी करे ज़्यादा करे तो टैक्स के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है। अगर ये 2 लाख भी कर देता ना तो ये 60,000 रुपये वैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि इतना ही टैक्स लगता ना। समझ में आ रही है लॉजिक मेरा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए अपनी इनकम को किसी और के नाम ट्रांसफर कर देता है तो उसके ऊपर भी उसी टाइम और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। ये आगे बहुत अच्छे से डीपली करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर भी एक चैप्टर है अलग से, जब भी कोई अवॉइड करता है टैक्स के ऊपर। तो टैक्स जो हमारे गवर्नमेंट है वो उस पर क्या है, उसी टाइम पे क्या है टैक्स कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट आता है ऑन डिसकंटिन्यू ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन या फिर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करता है, हमारे यहाँ पे एग्जांपल भी था कि 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ देता है, ठीक है, और तोड़ने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनकी डिस्प्यूट्स भी हो सकती है, उनकी कुछ भी मतलब मैटर कर सकते हैं, उन्होंने बीच में तोड़ दिया अपना, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया हमारे बिजनेस को। तो मान लो कि इसने भी क्या है 24/10 तक ही अपना बिजनेस को रन किया था, इतने तक की जितनी भी इनकम होगी ना, यहाँ तक जितनी इनकम होगी उसके ऊपर ही टैक्स लगने वाला है। क्लियर हो गया दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेप्शनल केस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ भी नुक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देगी। आ गया होगा समझ में, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट था ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक चैप्टर है तो इसके ऊपर क्या है, ऐसे जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे 3-4 नंबर में दे देंगे आपको पूरा क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर से कंपल्सरी, मेरे को पता है आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कैजुअल इनकम के बारे में। कैजुअल इनकम क्या होती है, मैंने आपको जब जनरल रेट स्पेशल रेट बताए थे वहाँ पे कैजुअल इनकम का एक पॉइंट आया था कि जिसके अंदर लकी ड्रॉ, गेम विनिंग, हॉर्स रेसिंग, इस तरह से बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सभी पॉइंट आते थे। उसके ऊपर कितना % टैक्स लगता था, साथ साथ रिवीजन भी हो रही होगी, 30% टैक्स लगता था, राइट। याद आ गया, स्पेशल रेट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर हमारे पास कितना टैक्स लगता था, 30% टैक्स लगता था। क्या है कि कैजुअल इनकम का मतलब वो इनकम होती है जो आपको बिना मेहनत के मिल जाती है, उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। बिना मेहनत के मिलना मतलब कि एकदम से चमत्कार होना, बोलते हैं ना चमत्कार, हमें किसी का वॉलेट मिल गया रोड पे पड़ा हुआ है, या फिर किसी के चेन मिल गई है सोने की, तो ये क्या है एकदम से आपको क्या है बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जब आपको क्या है प्रॉफिट में हो जाता है ना बिना मेहनत की, तो उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो कैजुअल इनकम क्या है, एक ऐसी इनकम विच इज रिसीव बाय चांस मिलती है आपको, ठीक है, रेगुलर नहीं मिलती, बाय चांस मिलती है, ठीक है। दिस इनकम कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, ऐसी इनकम एंटिसिपेटेड नहीं है। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या है, पूर्व अनुमान, जिसकी आप फोरकास्टिंग भी नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूँ कि हाँ मैं आज मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी तो मुझे क्या है एक वॉलेट मिलेगा या फिर कुछ और मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ फोरकास्टिंग में हम ऐसे सोच सकते हैं। अगर नहीं मिला तो ये तो अनसर्टेन से भी अनसर्टेन पॉइंट हो गया ना, तो ये क्या है एंटिसिपेटेड है। एंड आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जो क्या है रिपीट नहीं होता है। आज अगर मिल गया वॉलेट तो कल भी मिलेगा नहीं ना, कल मिल गया तो परसों मिलेगा नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता, ये रेगुलर नेचर की नहीं होती, वो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। क्लियर दिस पॉइंट। एग्जाम्पल के पॉइंट पे अगर बात की जाए तो विनिंग ऑफ लॉटरी की टिकट जीतना, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेमिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये आप सभी इससे वाकिफ हैं, ठीक है। जैसे अब IPL के मैच के अंदर जो क्या है स्पेकुलेटिंग सिस्टम चल रहा है, सट्टेबाजी हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या है 1,000 करोड़ का जो सट्टा चल रहा है वो भी क्या है हमारा कैजुअल इनकम के अंदर आएगा अगर कोई पर्सन उसके अंदर जीत जाता है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव एज अ रेम्यूनरेशन, अब यहाँ पे कुछ एक केस समझाने वाली हूँ कि सारी इनकम क्या हमारी कैजुअल इनकम होती है जो हमें बाय द डिफॉल्ट मिल जाती है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि अमाउंट रिसीव एज अ रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एज अ एट्रीब्यूटर्स विदाउट एनी
स्टिपुलेशन। ये कहते हैं कि ऐसी अमाउंट या ऐसी रेमुनरेशन हमें रिसीव होना किस एक्टिंग के रिगार्डिंग एज ए मिडल मैन, मीडियोकर जिसे हम बोलते हैं ना, बीच में काम करने वाले व्यक्ति को विदाउट एनी एग्रीमेंट स्टिपुलेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए मिस्टर ए है यहाँ पे, मान लो कि 3 फ्रेंड है, ठीक है, और इस वाले फ्रेंड के साथ क्या हो गया है, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो उसने इसको अपनी बात बताई, इसने भी अपनी इसकी बात बताई, ये सारी बात जान गया मिस्टर एक्स, मान लेते इसको, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, एक्स ने उस डिस्प्यूट को क्या कर दिया, इसकी बातें सुनकर इसकी भी बातें सुन ली, तो उस झगड़े को सॉल्व कर दिया। तो क्या होगा एट द एंड में, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, उसको एक पार्टी दे दी, ठीक है, या फिर उसको कैश में कोई इनाम दे दिया कि हाँ भाई तूने हमारी दोस्ती दोबारा से बनवा दी, तो क्या है हम आपको तेरे को इनाम देती है, राइट। तो ये क्या, जो इसको पैसा मिलने वाला है, ये कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना था कि तू इसको इन दोनों की दोस्ती कराएगा तो तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो कैजुअल इनकम के अंदर नहीं आएगी, वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, जिसमें किसी भी तरह का मतलब पर्सनल प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट उसने अपनी फ्रेंडशिप को, उन दोनों की फ्रेंडशिप को वापिस किया है, उसके बेस पे ए और बी ने मिलकर दोनों ने क्या किया है, मिस्टर एक्स को क्या कर दिया, इनाम दिया है 10,000 रुपये का। ये इस केस के अंदर क्या होगा, कैजुअल इनकम होगी, जिसके अंदर विदाउट एग्रीमेंट होगा, एज ए मीडियोकर उसने काम किया, तो वो अमाउंट उसकी कैजुअल इनकम के अंदर ट्रीट होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेसिंग समवन लॉस्ट आर्टिकल थिंग विदाउट एनी स्टिपुलेशन। अगर कोई पर्सन, कोई भी बंदा किसी और की वस्तु जो खो चुकी है, गुम हो चुकी है, उसे ट्रेस कर दे, मतलब कि उसे ढूंढ ले, फाइंड आउट कर ले, तो विदाउट एग्रीमेंट के वो भी क्या होगा, उसके कैजुअल इनकम के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा। मान लो कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में क्या है, पड़ोसी हैं, और मिस्टर ए का क्या है, कुत्ता गुम हो गया है, डॉग जो है वो गुम हो गया है, तो बाय द डिफॉल्ट मिस्टर बी के यहाँ पे आगे घर में आ गया है, तो क्या कहेगा, और वो क्या है 2-3 दिन से उसे ढूंढ रहा है, मिस्टर बी क्या करेगा, उस कुत्ते को जब उस अपने पड़ोसी को देगा कि ये लो भैया आपका कुत्ता यहाँ मिल गया है, तो क्या होगा, मिस्टर ए इस काम के रिगार्डिंग मिस्टर बी को कुछ भी रेमुनरेशन या कुछ भी अमाउंट दे देगा, तो उसे क्या कहेंगे, कैजुअल इनकम कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था कि आप मेरा डॉगी ढूंढ के लाओ या आप मेरा कुत्ता ढूंढ के लाओगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ऐसा कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं था। तो मिस्टर बी को जो अमाउंट मिलेगी वो उसकी कैजुअल इनकम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फीचर्स क्या हो गई कैजुअल इनकम की, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर होता है, मीन्स की जो रिपीट नहीं होता उसे बोला गया है, एक्सीडेंटली रिसीव होता है, मतलब कि अचानक रिसीव होते हैं, कोई भी शर्त नहीं होती, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी स्टिपुलेटेड नहीं होता, ठीक है। तो कैजुअल इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है, कैपिटल गेन है वो इंक्लूड नहीं होगा, गिफ्ट जो है आपको वो भी इंक्लूड नहीं होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम होती है वो भी इंक्लूड नहीं होगी, बोनस ग्रेच्युटी एंड प्रक्यूजिट ये भी इंक्लूड नहीं होगे, बोनस का, प्रक्यूजिट का और ग्रेच्युटी ये हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर आने वाले हैं पॉइंट, ठीक है, उनको आगे डिस्कस करेंगे। वॉलेंट्रियल जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो खुद से जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। टिप्स जो हमारी होटल और टैक्सी के अंदर हमें मिलती है वो भी नहीं इंक्लूड होने वाली, क्योंकि ये एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ये आपका एक व्यापार हो जाएगा, ठीक है। अलाउंसेस फॉर लाइफ अपार्ट मेंटेनेंस, अलाउंसेस भी हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर है, परक्यूजिट अलाउंसेस, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सारे पॉइंट आगे पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल किए जाती है, हेल्पफुल के लिए रिगार्डिंग रिसीव होती है। तो ये भी, ये सारे पॉइंट क्या है कैजुअल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो नॉर्मल सा लॉजिक ये है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी इनकम जो कि हमें विदाउट एग्रीमेंट मिलती है, बिना किसी इंटेंशन के मिलती है, जो रिपीट नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया हमारा कैजुअल इनकम। तो इसके यहाँ पे प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस ऑफ कैजुअल इनकम के, कि क्या क्या प्रावधान बनाए हुए हैं, क्या क्या रूल है यहाँ पे, कि जो हमारी कैजुअल इनकम होती है, जब वो मान लो कि हमने जब लॉटरी का टिकट खरीदा था, तो उसको टिकट को खरीदने के लिए जो अपना एक्सपेंसेस आता है, जो अपना खर्चा होता है, उसका जो वो खर्चा, मान लो कि वो 100 रुपये की टिकट है, तो 1,000 रुपये की टिकट है,
उससे क्या है, उसे वो जीत गया उस टिकट के थ्रू क्या है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 10 लाख में से 1,000 माइनस नहीं होंगी, यही कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं यात्रा वहाँ पे जाने के लिए, मतलब वहाँ टिकट खरीदने के लिए और टिकट का पैसा, ये कोई भी लॉटरी की जीती हुई अमाउंट में से लेस नहीं होता। ये इसका प्रोविजन है सबसे पहला। दूसरा कहते हैं कि सेट ऑफ लॉस नॉट परमिटेड। ये कहते हैं कि जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा नुकसान होता है, उसे हम सेट ऑफ नहीं करते। सेट ऑफ होता है मतलब कि जो एडजस्ट करते हैं ना, कि इसमें से नहीं इसमें से कर लेंगे। मान लो कि वो एक दिन तो अगले 10 लाख रुपए जीत गया, तो अगले दिन वो क्या है 10 लाख नहीं जीता, वो हार गया है। तो जो हारे हुए पैसे वो इसमें से ना तो एडजस्ट कर सकता है ना किसी और इनकम में से एडजस्ट कर सकता है। ये यही कह रहा है कि सेट ऑफ होता है कि जब अपना लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसे आगे की ओर फॉरवर्ड करके, मतलब किसी अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे, अगले साल लेके चले जाएंगे और उसमें उस वाली इनकम में से हम लेस कर देते हैं, राइट। बट कैजुअल इनकम के अंदर ऐसा नहीं होता। वैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का हमारा 14 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कैजुअल इनकम के थ्रू होने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस वो किसी में से डिडक्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट कहता है कि जब अगर टीडीएस कब लगने वाला है इस कैजुअल इनकम के ऊपर, जब हमारी जीतने की अमाउंट 10,000 की लिमिट को क्रॉस कर देती है। ठीक है, टीडीएस की अमाउंट 10,000 लिमिट को क्रॉस कर देती है, तब हमारा क्या है टीडीएस लगने वाला है। रेट ऑफ टैक्स क्या है इसके ऊपर, हाइयर रहेगा। कैजुअल इनकम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि 30% रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सरचार्ज के बारे में। सरचार्ज क्या रहते हैं, इसके बाद जैसे कि हम कंपटीशन कर लिए हमने इनकम की, उसके बाद हमारा रिबेट डिडक्ट होता है अगर है तो कुछ, फिर हमारा आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं यहाँ बताती हूँ, अगर कोई पर्सन, जब हमारा क्या है टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लगता है, समझ रहे हैं, टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगना, उस दोबारा टैक्स को लगने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, सर चार्ज बोला जाता है। ठीक है, अभी आप ये कहेंगे कि टैक्स के ऊपर टैक्स, ये कौन सा मतलब हो गया भाई। टैक्स के ऊपर टैक्स का मतलब ये है कि जिस भी पर्सन की इनकम स्पेशल इनकम से भी एक्सीड कर जाती है, स्पेशल इनकम समझ में आ गया, जो एप्लीकेबल होता है। और सरचार्ज को कलेक्ट करने का मेन मोटिव यही होता है कि वो सरचार्ज जो ज़्यादा कमाते हैं लोग उनसे तो कलेक्ट करे, और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, हमारे पुअर सेशन के अंदर, हमारे जो गरीब संस्था है, गरीब परिवार है, जो बीपीएल के अंदर ज़्यादा सर्विस दी जाती है, उन्हीं कारण से दी जाती है कि वो जो गवर्नमेंट है टैक्स किससे ज़्यादा वसूल कर लेती है, जो ज़्यादा कमाता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है टैक्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी अपना बढ़ेगा, हमें टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अगर इनकम कम है तो टैक्स भी क्या है, कम देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए पढ़ते हैं इसको। सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि फॉर इंडिविजुअल, ये सरचार्ज सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि स्पेशल इंडिविजुअल पे होता है, जैसे रिबेट केवल इंडिविजुअल पे होता है और किसी पे भी नहीं होता। सरचार्ज क्या होता है, सब पे होता है, कोई भी उसमें छूटता नहीं है। ठीक है, तो सरचार्ज क्या होते हैं कि का मतलब ये है कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। इट इज एडिशनल टैक्स, ये क्या है एक तरह का अलग एडिशनल टैक्स, मतलब जो टैक्स आप पे कर रहे हो उससे अलावा भी आपको टैक्स पे करना है। फ्रॉम एन एसएससी, एसएससी से किया जाता है। एसएससी सारे चीज़ होती है, इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, एओपी भी होता है, बीओआई भी होता है। ठीक है, तो क्या है कि इफ द टोटल इनकम एक्सीड अ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट, अगर टोटल इनकम जो है आपकी वो सर्टेन लिमिट से अक्रॉस कर जाती है, वो सर्टेन लिमिट क्या है वो आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ समझ लिए कि सरचार्ज क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, एक एडिशनल टैक्स है जो एसएससी को पे करना पड़ता है, उसकी स्पेशल इनकम पे स्पेशल लिमिट जो क्रॉस कर देती है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल इनकम, ये क्या है टैक्सेबल इनकम के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, तो जनरल इनकम होती है और एक हमारी स्पेशल इनकम होती है। जनरल इनकम आपको पता लग गया और स्पेशल इनकम भी आपको पता है। द पर्पज इज टू बी कलेक्शन द मोर फ्रॉम पब्लिक, उन पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है हु फॉल इन द हायर इनकम ब्रैकेट, जो उन व्यक्तियों से कलेक्ट किया जाता है जो हाई कैटेगरी की में आते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे कि एक तो पर्सन कमा रहा है 10 लाख रुपए, एक पर्सन है जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो क्या होगा
किस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, इस पे लगेगा टैक्स, इस पे कम लगेगा, तो सरचार्ज इस पे अप्लाई केबल होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन पर्सन से कलेक्ट करते हैं सरचार्ज जिनकी इनकम हाई ब्रैकेट के अंदर आती है, और यूज करते हैं उस किस लिए, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर सेक्शन की जो सोसाइटी है उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए की जाती है। अब अगर एक पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत गलत है कि जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे पैसा ज़्यादा कलेक्ट के जाते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या है सरचार्ज का, कि अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, समझना ध्यान से, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम है किसी की पर्सन की इनकम, तो कितने % टैक्स लगने वाला है, 10% लगने वाला है। अगर किसी पर्सन की 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम कितनी लगने वाली है, 15% सरचार्ज लगने वाला है। अगर किसी पर्सन की 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम 25% और 5 करोड़ से ज़्यादा 37%। क्लियर, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे कहता है कि 10% किसके ऊपर लगने वाला है, जिसकी इनकम 50 लाख से लेकर कहाँ तक की है, 1 करोड़ तक की है। 15% किसके ऊपर लगने वाला है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक। 25% किसके ऊपर लगने वाला है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के तक के इनकम के ऊपर। और 37% इसकी हाइयर रेट है सरचार्ज की, 37% 5 करोड़ से ज़्यादा। क्लियर, ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको कुछ लर्न करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जस्ट इनको लर्न कीजिए। सरचार्ज इतनी इनकम के ऊपर लगेगा, और किसी पर्सन की 50 लाख से ऊपर होगी ना, दैट मीन्स उसके ऊपर सरचार्ज तो लगने वाला है। अब आपको फिर ये देखना है कि सरचार्ज का पॉइंट कौन सा लगेगा, 50 लाख से ऊपर वाला लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाला लगेगा, 2 करोड़ से ऊपर वाला लगेगा, या 5 करोड़ से ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, उसकी इनकम के ऊपर बेस करते हैं। ये हो गया सरचार्ज का पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर हाइयर जो रेट है 37% है। आपकी बुक के अंदर यही 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होगी। अब आप इसको पढ़ोगे ना बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, यही लिखा हुआ जो मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ ही कहते हैं कि भाई, अब मैंने आपको बताया ना कि ये तो बहुत गलत बात है कि जो ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है, तो उसकी कमाने की इच्छा तो कम हो जाएगी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने साथ में ही ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन की ज़्यादा ही टैक्स लायबिलिटी बन जाती है थोड़े से अमाउंट इंक्रीज करने पर, मान लो कि 10,000 ही इंक्रीजमेंट हो गए, 50 लाख अपनी एग्जेम्पशन लिमिट तक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 50 लाख के नीचे वाली इनकम के ऊपर हमारे सरचार्ज नहीं लगेगा। राइट, अगर 50 लाख 10,000 भी हो जाते हैं तो क्या है, अपनी उसी के ऊपर हमारा सरचार्ज लग जाएगा 10%। बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, 100 रुपये का अगर मैं 10% करूँ वो भी 10 रुपये बन गए हैं। राइट, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की थोड़ी सी भी अमाउंट से ज़्यादा भी हो जाती है तो उसका थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन जरूर देंगे, और उसे बोलते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल मतलब कि आपको कुछ एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो क्या है, रिलीफ देने वाले हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम, जो भी टैक्स लगा है हमारे एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर वो, प्लस सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, जो भी टोटल सरचार्ज लगा है वो, और माइनस के एक्स्ट्रा इनकम। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बस सुन लीजिएगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ क्या कहते हैं। देखिए, मेरे पास 2 एसएससी हैं। क्या है, 2 एसएससी। एक का नाम क्या है, नेहा, एक का नाम क्या है, सोनिका। अब इस दोनों एसएससी की इनकम शो की हुई है, एक की है इनकम 50 लाख, दूसरे की इनकम है 50 लाख 10,000। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रोसीजर क्या रहता है, जब हम इसकी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा बताइए। सबसे पहले फर्स्ट, ये देखिए इंडिविजुअल है, ठीक है, और क्या है 60 साल की उम्र से कम के पर्सन है ये दोनों। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट के 2.5 लाख के ऊपर क्या लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर क्या लगने वाला है, 5% लगने वाला है, जो कि आपको कैलकुलेट करना आ चुका है, मैंने बता भी दिया है, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर
कितने परसेंट लगने वाला है? 20% लगने वाला है, जो कि हो गया 1 लाख। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि मैंने जब जनरल रेट बताई थी तब मैंने आपको समझाया था विद एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत आसान एग्जाम्पल था वो भी। और जो बैलेंस बच जाएगा, देखिए 50 लाख थे, 50 में से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, 2.5 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख, 50 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 40 लाख। तो इसके ऊपर कितने परसेंट लगने वाला है? 30%। ये हो जाएगा 12 लाख। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई? 13,12,500। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं, जैसे अभी हमने किया है कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम अगर कोई रिबेट बनता है उसे लेस करेंगे, अगर फिर कोई सरचार्ज बनता है उसे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, मार्जिनल रिलीफ होता है, जो भी हमें मिलेगा वो हम उसको करेंगे लेस करेंगे, और एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसमें से ये पॉइंट भी हो चुका है, ये पॉइंट भी हो चुका है, रिबेट भी हो चुका है, मार्जिनल रिलीफ करा रही हूँ ये भी हो चुका है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम कलेक्ट करते हैं, पब्लिक क्या करती है, पब्लिक से गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है, इसलिए प्लस किया जाता है। मार्जिनल रिलीफ पब्लिक को दिया जाता है, मतलब कि रिलैक्सेशन दी जाती है इसलिए लेस किया जाता है। रिबेट भी दी जाती है लोगों को, इसलिए लेस किया जाता है। सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है लोगों से, तो यहाँ पे इसलिए ऐड किया जाता है। रीजन आया समझ में? तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि रिबेट मिलती है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहले रिबेट मिलती है इसको, रिबेट का पॉइंट क्या था कि ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो एक तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी है भैया, रेजिडेंट भी है, अगर नहीं दे रखा तो हम बताया था जब इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसे क्या मानेंगे? रेजिडेंट मानेंगे, वो भी है। इसकी 5 लाख तक की इनकम है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो 50 लाख है, तो एक्सीड हो गया तो रिबेट तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो लेस करते हैं रिबेट का पॉइंट, वो क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। 13,12,500 रुपये एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि सरचार्ज, सेकेंड पॉइंट, थर्ड यही है ना, ये नंबरिंग में गलत हो गया, सरचार्ज लगेगा। अब देखिए सरचार्ज क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सरचार्ज एट द रेट ऑफ। अब ये देखिए सरचार्ज की कंडीशन क्या थी कि उसकी इनकम 50 लाख से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, यही बोला था। अब इसकी इनकम ही 50 लाख है, 50 लाख से ऊपर की बात की थी मैंने। यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं लगा हुआ था, आप ध्यान से देखिए, यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लगा, दैट मीन्स इसके अंदर 50 लाख इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। 50 लाख से लेके 99 लाख तक का पॉइंट, 99 लाख 99, ये जो 99991, ठीक है, यहाँ तक का रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, मतलब कि 1 करोड़ अगली स्ट्रीम में इंक्लूड होने वाला है, जहाँ पे 15% इंटरेस्ट रेट लगने वाली है, ठीक है, सॉरी सरचार्ज परसेंटेज लगने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसकी 50 लाख तक की ही इनकम है, 50 लाख से ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सरचार्ज भी क्या होगा, नॉट अप्लाई। तो 13,12,500 रुपये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अगला क्या होता है हमारा, मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट होता है। अब यहाँ पे सरचार्ज ही अप्लाईकेबल नहीं हो रहा, तो मार्जिनल रिलीफ तो देना ही नहीं हमें, तो मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट तो खत्म हो गया। मार्जिनल रिलीफ, मैं इतना स्लो इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आपका बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर है, सो इतना स्लो आप भी समझे और अच्छे से समझे, क्योंकि आगे तक काम आने वाले ये चैप्टर का जो बेस है पूरे 33 चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं, ठीक है। 13,12,500 हो गया, एज इट इज चल रही है हमारी, कोई भी एप्लीकेबल ना, रिबेट हुआ, सरचार्ज हुआ, मार्जिनल रिलीफ हुआ। अब एट द एंड में मैंने आपको बताया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%, आ रही है याद कुछ? हमने क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है एट द रेट ऑफ, ये सब पे 4% लगते हैं, ये किसी के ऊपर ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इसके 13,12,500 के ऊपर 4% करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, आपको मैं कैलकुलेट भी करके दिखाती हूँ, 13,12,500 के ऊपर ऐसे कैलकुलेट करना है, ये ऐसे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 52,500। तो यहाँ पे कितना आ गया, 52,500।
500 हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया भाई। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटीज जो है वो कितनी बन गई, 13,65,000। ये किसका केस था, नेहा का केस था, जो कि जिसकी इनकम क्या है 50 लाख थी। ठीक है, उस केस के अंदर जब इसकी 50 लाख इनकम है तो 13,65,000 इसकी क्या है टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। अगर मैं सोनिका की बताऊं तो सोनिका की है 50,10,000, जस्ट 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये केस आ जाएगा सरचार्ज का। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि ये आपको कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगता यहाँ पे। नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, कितना हो जाएगा 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर लगने वाला है 20%, ये हो जाएगा 1 लाख। और नेक्स्ट जो बैलेंस बच गया दैट मीन्स बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो 40,10,000 एट द रेट ऑफ 30%, ये हो जाएगा 1,03,000, 1,23,000। ठीक है, इनको ऐड करते हैं 5 13,15,500। ठीक है, कितना हो गया 13,15,500। तो यहाँ पे देखिए 10,000 की अमाउंट बढ़ने से यहीं पे टैक्स में टैक्सेशन ज़्यादा हो गया, 3,000 से बढ़ गया ये, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर हमें सबसे यही बात करनी है। सबसे पहले क्या थी, लेस करेंगे रिबेट बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि ना तो ये ना इसकी इनकम क्या है 5 लाख से ऊपर हो गई है, तो रिबेट नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे वापस 13,15,500 आ गया। अब बात करते हैं हमारे सरचार्ज की, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ, ये देखना है हमें कितने रेट। अब यहाँ पे देखिए जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है और 1 करोड़ तक ही होती है, उस पर कितना परसेंट लगता है, 10% लगता है ना, बिल्कुल ठीक। 10% क्या है, इस पे लगेगा 13,15,500 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,31,550। ये अमाउंट हमारी क्या है सरचार्ज की आ गई। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14,47,050। ठीक है, इतना आ गया समझ में। सरचार्ज हमने कैसे ऐड किया है, इस वाली अमाउंट के ऊपर हमने 10% सरचार्ज लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमें ऐड करना है हेल्थ मार्जिनल रिलीफ। आगे हमें फॉर्मूला लगाना बताऊंगे अभी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाला है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मार्जिनल रिलीफ को लेस करने के बाद लगेगा। अब नॉर्मल सी बात देखी जाए, इसका यहीं पे सारा कैलकुलेट करने के बाद 13,65,000 रुपये बना है। और इसकी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं यहीं पे मार्जिनल सेस लगा देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो 14,47,050, यहाँ पे मैं क्या लगा लेती हूँ 4% का सेस लगा लेती हूँ, तो मेरा बन जाएगा ये 47,882 के कुछ करीब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐड होगा, ये ऐड होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 15,04,932। तो ये क्या है, अभी हमने इतनी इस जैसा ही ट्रीटमेंट किया है तो हमारे यहाँ पे 13,65,000 रुपये टैक्स बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 15,04,932। ये कहेंगे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने से मेरा 2 लाख से ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है। तो इस 10,000 का कमाने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, क्योंकि 10,000 के ऊपर 10,000 एक्स्ट्रा ही तो कमाए हैं इस वाले पर्सन से। नेहा ने 50 लाख कमाए थे, इसने 50,10,000 रुपये कमाए हैं, तो इस 10,000 से ज़्यादा कमाने के कारण उसकी टैक्स लायबिलिटी देखिए कितनी बढ़ गई है। यहाँ पे 13,65,000 है, इसकी 13,65,000 है, और इसकी टैक्स लायबिलिटी है 15,04,932। तो क्या कहेंगे, नेहा के साथ तो
नेहा तो कहेगी हाँ भाई ठीक है टैक्स लायबिलिटी मेरी, सोनिका कहेगी नहीं भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ है। तो इस केस के अंदर मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम जितनी भी है ना आपकी, एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द एग्जेम्पशन लिमिट, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, एग्जेम्पशन लिमिट है आपकी 50 लाख। सरचार्ज के अंदर यही है, एग्जेम्पशन लिमिट तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, कोई भी सरचार्ज का पॉइंट नहीं पे करना पड़ता। तो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा कितना था इसका, 5,50,00,000 10,000 रुपये अमाउंट थी ना। तो ये 10,000 अमाउंट अलग से निकालनी है। ठीक है, और क्या करना है इसके ऊपर, अब जो ये 10,000 है ना इसके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइकेबल है। मार्जिनल जो मैक्सिमम वो है ना रेट हमारी 30% है, इसके अंदर 30% है। इस 10,000 के ऊपर 30% का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगाने वाले हैं, सरचार्ज ऐड। हमारा फॉर्मूला क्या था कि टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम, टैक्स लगाना है एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर। अभी हमने टैक्स लगा दिया है एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर, 10,000 हमारा एक्स्ट्रा इनकम थी, उसके ऊपर 30% लगा दिया है। और उसके बाद क्या करना था, ऐड करना है सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। जो भी हमारा सरचार्ज था उसको ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम को लेस करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम हमारी कितनी है 10,000, टैक्स ऑन टोटल इनकम के ऊपर, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर कितनी है 3,000। ये सरचार्ज क्या है हमारा, कितना आया है, अब सरचार्ज आया हमारा 1,31,550। इसे हम लेस कर देंगे। सरचार्ज जो था हमारा, इसका फॉर्मूला है टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम 3,000 रुपये आ गया। सरचार्ज जितना बनता है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,31,550 और क्या लेस करना है, एक्स्ट्रा इनकम। यही लिखा हुआ था ना वहाँ पे। तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी 10,000 रुपीज़ थी। पहले इनको ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 1,34,550। ठीक है, और इसे लेस करेंगे तो 1,24,550। ये आपका क्या निकला है, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, कितना आपको रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम थी 50 लाख से ज़्यादा जितनी भी थी, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा, मान लो कि यहाँ पे 1 करोड़ का भी एग्जांपल साथ में बता देती हूँ। अगर 1 करोड़ 10 लाख है तो इस 10 लाख के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगेगा हायर रेट पे। ये हमेशा हायर रेट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। 10,000 के ऊपर 30% लग गया 3,000। ऐड करेंगे सरचार्ज जो आपका लगा आया हुआ था अमाउंट, वो यहाँ देखेंगे आप कि आपने कैसे कैलकुलेट किया था। 10,000 के ऊपर 1,13,15,500 पे आपने 10% किया था तो 1,31,550 आया था। ठीक है, तो 1,31,550 आपने यहाँ ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद मेरा पास आ गया है 1,34,550। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा इनकम जितनी भी थी ना, ठीक है, उसे क्या करना है 10,000 लेस करना है। समझ में आ गया। इतना हमें क्या मिलने वाला है, मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है। तो यहाँ पे यही मार्जिनल रिलीफ हमारा क्या होने वाला है, डिडक्ट होने वाला है। मार्जिनल रिलीफ कितना आया है 1,24,500। ये हमें इस तरह से निकालना है। ये हमारा नोट नंबर हो जाएगा 1 जो भी हमने निकाला है। 1,24,550 जब हम इसको लेस करने के बाद इस 14,47,050 में से 1,24,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 13,22,000। ठीक है, 1,24,000 कितना अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सेस लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4%। 4% अब इसके ऊपर लगने वाला है। जैसे 4% नेक्स्ट वाली लास्ट अमाउंट पे लगा था, इसी तरह 4% इस वाली लास्ट अमाउंट पे लगेगा। 13,22,500 के ऊपर जब मैं 4% करूंगी तो 52,900 रुपये हमारा आ जाएगा। और इसे लेस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी लेस नहीं प्लस करना है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। प्लस करना होता है, ये माइनस करना होता है, ये प्लस करना होता है, ये माइनस करना होता है। माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,75,400। समझ में आया। अब देखिए इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, 10,500 रुपये हो गए जितनी टैक्स लायबिलिटी। और पहले कितनी बन रही थी 15 लाख।
बहुत मायने रखता है भाई। इतनी 15 लाख से अब हमारी कितनी होगी, 13 लाख के करीब हो गई है, 13,75,400 हो गया है। तो ये होता है मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप भी अपने एग्जाम्पल अपनी तरफ से रख सकते हो, 1 करोड़ का रख सकते हो, 1,10,000 का रख सकते हो, 2 करोड़, 2,10,00,000 का, या फिर कुछ भी ऐसे रख सकते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसका हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे जो भी हमने किया है मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ रेट ऑन टैक्स एप्लीकेबल ऑन द हायर स्लैब रेट। मार्जिनल रिलीफ मैक्सिमम कितना मिलना है, 30% मिलना है, उससे कम आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 30% इसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहेगा। उसके अंदर सभी पर्सन इंक्लूड होंगे, इंडिविजुअल भी होंगे, एचयूएफ भी होगा, बीओआई भी होगा, एओपी होगा। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है कि यहाँ पे बुक के अंदर ना कि आपको सीधा परसेंटेज दी है कि मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ हमारा इतने इतने परसेंट है। अब आपको याद करने में दिक्कत ना हो तो आप अपना अब ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। और आपको क्या है, तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है। सबसे पहले सिचुएशन ये है कि जब अपनी इनकम, जब किसी भी एसएससी की इनकम 50 लाख तक की है, ठीक है, लेस देन 50 लाख है, लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, लेस देन 50 लाख है, तो क्या होगा, मैक्सिमम स्लैब रेट कितनी लगने वाली है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, 30% लगने वाली है। ठीक है, तो सरचार्ज लगेगा, बताइए मुझे, सरचार्ज लगेगा अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है? नहीं लगेगा, क्योंकि 50 सरचार्ज लगना तब शुरू होता है जब इनकम 50 लाख से ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो सरचार्ज के ऊपर इनकम कौन सी सरचार्ज लगने वाला है इस इनकम के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, नील रहेगा। इसको जब मैं ऐड करना है तो 30% ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं एट द रेट ऑफ 4%, राइट। सरचार्ज ही नहीं लगा तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा, तो सरचार्ज क्या होगा, नील। हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। अब देखिए 30% के ऊपर 4% लगाना, बताइए कितना हो गया है, 1.2 आएगा यहाँ पे आंसर, राइट। 1.2 आएगा यहाँ पे आंसर, और तो यहाँ पे 1.2 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.2%। क्लियर दिस पॉइंट, 31.2% यहाँ पे ही लिखा हुआ था, हमने ऐसे कैलकुलेट करके बताया है 31.2 कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है जब क्या है, टोटल इसकी जो मोर देन 50 लाख है और अप टू 1 करोड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा है 50 लाख से, और 1 लाख से 1 करोड़ से कम है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ कितना है, 34.2% है। अब ये कैलकुलेट करके आप देखना, वैसे मैं आपको थोड़ा सा 2 करवा देती हूँ, अगले 2 के हिसाब खुद करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्लैब रेट लगने वाली है आपकी, पहले तो यही याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ हाईएस्ट स्लैब रेट, हायर स्लैब रेट कितने परसेंट है, 30% है। इसके अंदर फिर क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज कितने परसेंट लगने वाले हैं, अब 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो क्या है, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अब देखिए 30 इंटू 10% कितने हो गए, 3। क्लियर, तो इसको ऐड करेंगे तो 33%, राइट। फिर इसके अंदर क्या ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। अब 33 के ऊपर 4% हमने क्या लगाना है, सेस लगाना है, जो कि आएगा 1.32। अब इसको ऐड करेंगे 33 और +1 34.32। ठीक है, यहाँ पे 32 आएगा, तो यहाँ पे 34.32 आएगा यहाँ पे भाई, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। सॉरी, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पे सेकंड सिचुएशन है, बाय मिस्टेक हो गया ये, अब हुआ है बाय मिस्टेक। 34.32 पीछे की परसेंटेज थोड़ा सा हो जाती है, बट इतना ही आने वाला है, 34 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 35 पॉइंट कितना था, 38 था, पता नहीं 88 था,
जैसा भी था, अब इसको निकाल के देखते हैं ये आगे कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ आप अपनी खुद से निकाल सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन, अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो बट 1-2 करोड़ से कम हो, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने परसेंट लगने वाला है स्लैब रेट, 30%। ऐड करेंगे हम सरचार्ज कितने परसेंट, एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के ऊपर कितने परसेंट था, 15% था, तो 30 इंटू 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, तो 34.5% हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, सेस ऐड करने वाले हैं 4%। अब 34.5 के ऊपर 4% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.38%। तो कितना हो जाएगा 35.88। ठीक है, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ और इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, ये दोनों पॉइंट आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया, और इसका आंसर साथ में भेजना है। मैं चेकआउट करने वाली हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सो इस दोनों को सिचुएशन को आप खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया है मार्जिनल रिलीफ का, मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ और मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज का पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन करने वाले हो सैलरी हेड के रिगार्डिंग, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंदर, क्या कैपिटल गेन के अंदर, इन सभी के अंदर आपकी टोटल इनकम जनरेट होगी, ग्रॉस टोटल इनकम होगी। ग्रॉस टोटल के बाद आपको इनकम भी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स के बाद ये सारे पॉइंट आने वाले हैं, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये पूरी प्रोसेस के अंदर आपको समझने जरूरी है। ठीक है, अब हम बुक से कर लेते हैं एज कंपेयर टू कॉपी। हमारा नोट्स के रिगार्डिंग हमारा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है। ठीक है, अब बुक के अंदर देखते हैं कि क्या क्या कुछ नए पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, इंट्रोडक्शन कर लिया था, बेसिक हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस्टिक्स, हाँ ये बहुत रहती है। प्रैक्टिस्टिक्स के अंदर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो पहले आपको समझने के बाद समझ में आएंगे। अगर मैं इसको पहले करवा देती तो क्या होता कि आपको ही कुछ नहीं समझने वाला होता कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं आता समझ में। तो पहले क्या है, जितनी भी ये आगे वीडियो बन चुकी है, जितना भी मैंने आपको समझा दिया उसको प्रॉपर ध्यान से समझे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, सॉरी इनकम टैक्स क्या है कि डायरेक्ट टैक्स ही है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आगे समझ में, ऐसा टैक्स जो क्या है सीधा गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, इसमें बीच में कोई भी मिडल मैन ब्रोकर नहीं होता। राइट। सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स क्यों इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स भी। टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये भी बात आ गई होगी समझ में। टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, हमारी टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। और टोटल इनकम का मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जिसके आपके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। द टोटल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम। दिख रहा है आप सभी को। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है हमारे प्रोविजंस के थ्रू, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके अंदर 5 हेड होते हैं, सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, और कैपिटल गेन, और हाउस एंड प्रॉपर्टी हेड एंड अदर सोर्सेज हेड। इसके अंदर 5 हेड होते हैं। 5 हेड कौन कौन से हैं? सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज हेड। इन 5 को कैलकुलेट करने के बाद जितना भी हमें डिडक्शन मिल रही है, ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद डिडक्शन लेस करेंगे 80C से लेके 80U तक की, फिर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। टैक्स एजम्पशन लिमिट, टैक्स की कितनी ऐसी एजम्पशन लिमिट है जिसके ऊपर आपको क्या है, छूट मिलती है, कितनी ऐसी लिमिट है। अब मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी इंडिविजुअल के केस के अंदर। एक जनरल पब्लिक होती है, सीनियर सिटीजन होती है, सुपर सीनियर सिटीजन होती है। जनरल पब्लिक के अंदर हमारी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, हमारी 2.5 लाख की थी, और सीनियर सिटीजन के ऊपर हमारी कितनी थी, 3 लाख की थी, और हमारी सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर हमारी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, 5 लाख थी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन की एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन की है 5 लाख, और इंडिविजुअल की जो भी हमारे है उनकी है 2.5 लाख। इसके अंदर कंपनी और फर्म और लोकल बॉडी, इन्हें किसी भी तरह की एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलती। इनके ऊपर सीधा 30% का टैक्स अप्लाईकेबल होता है।
राइट। ये जो 2 लाख 50 3 लाख 5 लाख जो है किसके ऊपर अप्लीकेबल होता था, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई और एचओएफ, ये चारों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स भी ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। सरचार्ज का मतलब आ गया होगा समझ में, मैंने अभी समझाया है। सरचार्ज क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना होता है जिनकी ज़्यादा स्पेशल लिमिट से क्या है क्रॉस कर जाती है पर्सन की इनकम, उनके ऊपर क्या है सरचार्ज अप्लीकेबल होता है। और सरचार्ज की लिमिट 10, 15, 25, 37 है। ठीक है, बट फर्म के केस में ये बात डिस्कस, हाँ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि फर्म के केस के अंदर 12% लगेगा अगर उसकी टोटल इनकम किससे ज़्यादा होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। और डोमेस्टिक कंपनी के अंदर 7 और 12% लगेगा। 7% किस हिसाब से लगने वाला है, अगर किसी पर्सन की इनकम 1 करोड़ से कहाँ तक हो, 10 करोड़ रुपए तक की हो, इसके ऊपर 7% और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, 12% टैक्स लगने वाला है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, सभी पे अप्लीकेबल है। ये 4% लगता है, पहले ये 3% था जो कि अरुण जेटली जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। टैक्स बर्डन इसलिए कहा गया है कि जो ज़्यादा कमाएगा उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा भाई, और जो कम कमाएगा उसके ऊपर कम बर्डन होगा। तो टैक्स बर्डन क्या है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए क्या है ज़्यादा रिच पर्सन को ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन कौन करता है, कौन इसे चलाता है। इनकम टैक्स के सिस्टम को कौन ये कंडक्ट करता है, कौन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलता है, ये है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके पास हमारे पूरी इंडिया का टैक्स यहाँ आके कलेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल के अंदर जब फीस कलेक्ट होती है, पहले टीचर्स कलेक्ट करती हैं, फिर क्लर्क करता है, देन उसके बाद क्या है हमें इन्फॉर्मेशन आगे प्रिंसिपल तक पहुंचानी होती है। इसी तरह से सीबीडीटी भी है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी बीच में गवर्नमेंट आती है, देन उसके बाद सीबीडीटी कलेक्ट करती है। एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की अमाउंट को एलोकेट करना किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना ही उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। दैट मीन्स जो भी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स रिसीव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बट उसमें से किसी भी 1% भी उसे हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है, जो हमारे लोकल बॉडी, ये जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो टैक्स होते हैं ये टैक्स कलेक्ट करती है। जो रेंटेड होती हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, हाउस एंड प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ही आने वाली है। फिलहाल इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इनकम टैक्स। बिल्कुल, अब देखो इजी लगी ना, ये ऐसे ऐसे होता है। अब पहले पढ़ाने का यही मतलब होता है कि आप पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप उसके डिस्क्रिप्शन में समझिए। देन उसके बाद आता है कि बेसिक एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। बेसिक क्या है, प्रोसीजर क्या है इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए। सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स इज एन एनुअली टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स क्या है, एनुअली टैक्स है, साल में एक बार देना पड़ता है। जो पिछले साल कमाई थी इनकम उसके ऊपर हमें अगले साल टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं पूरे साल का ब्यौरा लेते हैं और एनुअली दिया जाता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स एप्लीकेबल टू द असेसमेंट ईयर। ये कहते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो क्या होता है कि पिछले साल तो हम इसको कमाते हैं, प्रीवियस ईयर में तो कमाते हैं, और प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर हम नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर के अंदर क्या है टैक्स लगाते हैं। रेट हमें प्रिस्क्राइब हो चुकी है, जनरल रेट या फिर स्पेशल रेट। ठीक है, टैक्स रेट आर फिक्स बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये भी डिस्कस हो चुका है कि जनरल रेट और स्पेशल जो रेट है वो अलग अलग होती है। जनरल रेट क्या है, फिनांस एक्ट के अंदर आती है, और स्पेशल रेट क्या है हमारे इनकम टैक्स के अंदर आती है। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 31। ये कहते हैं कि टैक्स जो है हर पर्सन से क्या है चार्ज किया जाता है। ये नहीं होता कि स्पेशल पर्सन से ही चार्ज किया जाता है, हर एक पर्सन से चार्ज किया जाता है जो पर्सन इनकम अर्न करते हैं। द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है।
ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूट ऑन द अकॉर्डेंसी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये कहते हैं कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, और टोटल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे प्रोविजन जो दिए हुए हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये कहते हैं कि इनकम टैक्स में टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक की, राइट। वो क्या है, हमें मिलती है। तो टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको फिर बता देती हूँ। इसके 5 हेड होते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, उसमें से 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन लेस की जाती है। सैलरी हेड, हाउस एंड प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंपनी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इनकम। इनमें से हम क्या करेंगे, इस टोटल को तो क्या बोलते हैं, इस टोटल के पांचों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से जब मैं क्या है डिडक्शन लेस कर दूंगी 80C से लेके 80U तक की, उसमें क्या हो जाएगा, हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स ऑन द असेसमेंट ईयर 2021। ये आपको पता लग गई जनरल रेट कैसे कैसे होती है, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आ गया, मतलब रेट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आ गया है, ठीक है। और स्पेशल रेट समझा दी थी मैंने, ठीक है। और सरचार्ज भी हो चुका है हमारा पॉइंट, मार्जिनल रिलीफ भी हो गया है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी हो गया है। और नेक्स्ट क्या है, हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इनकम की डेफिनेशन, ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इस पॉइंट के ऊपर वीडियो तो आप मुझे ज़रूर बोलना, इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना टिपिकल नहीं है इसे रीड। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंसेप्ट ऑफ इनकम। इनकम के अंदर क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम बताते हैं ना कि ये इनकम है, ये वाली इनकम है, तो ऐसे कौन कौन सी इनकम को हम इनकम ट्रीट करेंगे और कौन कौन सी इनकम को हम इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमें ये पहचानना है कि ये हमारी इनकम है या इनकम नहीं है, वो इसमें दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसे हम फीचर ऑफ इनकम भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, एग्ज़ाम के अंदर अगर आ भी जाए फीचर ऑफ इनकम में, तो आपको यही लिखना है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इनकम का मतलब क्या होता है कि एक मॉनेटरी इनकम होती है, और साथ में आपको ये भी बता दो कि मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी इनकम भी, वो भी क्या ट्रीट हो जाएंगी। नॉन मॉनेटरी जो हमें कुछ भी मिले मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, वो भी हमारी इनकम हो जाएगी। वो आगे आने वाला पॉइंट है, ठीक है। विच इज ड्राइव फ्रॉम द डेफिनेट सोर्सेज। ड्राइव होता है जो कि क्रिएट होती है, किससे, एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। डेफिनेट सोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं। पहला हेड सैलरी हेड, फिर हाउस एंड प्रॉपर्टी हेड, फिर हमारा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन 5 हेडों में से अगर कोई इनकम इनके अंदर आती है, दैट इज नोन एज अ इनकम, अदरवाइज वो इनकम ट्रीट नहीं होगी। तो डेफिनेट सोर्सेज कहा गया है विद सम शॉर्ट ऑफ द रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी। ये कहते हैं कि या तो वो रेगुलरिटी के अंदर भी हो सकती है और वो इरेगुलरिटी के अंदर भी होती है। ये मैटर नहीं करता कि वो कंटिन्यूस चले, बट इनकम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो डेफिनेट सोर्सेज है ये वापस लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि देयर शुड बी डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का क्या होना चाहिए, डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। वो सैलरी हेड के अंदर आएगी वो इनकम, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी इनकम, या फिर हमारे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगी वो इनकम, या फिर कैपिटल गेन के अंदर आएगी, या फिर अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। ये 5 हेड के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। बट इनके ऊपर भी एक अलग अलग चैप्टर की वीडियो आएगी आगे, जब इनके चैप्टर्स हम करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आगे आने वाले चैप्टर हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनका एक अलग अलग चैप्टर है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इनकी थ्योरी समझ में आएगी, तभी आप क्या है प्रैक्टिकल कर पाओगे। अगर कोई थ्योरी का स्टूडेंट है तो क्या करना है, थ्योरी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगी। सैलरी हेड में से जो 15 नंबर में आएगा वो कौन सा क्वेश्चन है, अलाउंस ऑफ परक्यूजिट का वाला पॉइंट है, वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में से भी एक थ्योरी का पॉइंट है। सब में से थ्योरी का पॉइंट है, वो आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। प्रैक्टिकल वाले बच्चों और थ्योरी वाले बच्चों किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ रेगुलर पढ़ते रहो, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जो है सभी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, चैप्टर वाइज जितने मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो आपको टेलीग्राम पे अपने आप को मेरे साथ ज्वाइन करना है, और
जितने से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि क्या है कि बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मैम इससे अगली वीडियो कब आएगी, इससे अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा तो आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह की। ठीक है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये पूछते हो ना कि अगले वीडियो कब आएगी, ये कब होगा, तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और क्या है, जितनी सी ज़्यादा होगी, जब भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। राइट, जो हमने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ये सभी जो बातें बताइए आपकी बेनिफिट के लिए है। ठीक है, कि आपको बार बार से टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ऑन द पॉइंट ऑन द स्टॉप आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो सके। ठीक है, एंड इनकम अर्न वेदर लीगली और इलीगली, चाहे इनकम हमें लीगली रिसीव हो या इलीगल रिसीव हो। इलीगल का मतलब होता है जो इनकम गैर कानूनी रूप से कमाई गई हो, वो भी हमारा इनकम ट्रीट होगा। ठीक है, और उसके ऊपर इन दोनों इनकम के ऊपर क्या है, टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स इन दोनों इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इनकम शुड बी रिसीव रेगुलरली और द पीरियडिकली। ये जरूरी नहीं है कि इनकम रेगुलर रिसीव हो या पीरियडिकली रिसीव हो। दैट मीन्स महीने भर रिसीव हो, मतलब रेगुलर रिसीव हो। जैसे कि सैलरी जो है हर महीने मिलती है, बट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अंदर वो हर महीने नहीं मिलता, वो 6 महीने या फिर क्वार्टरली मिलता है आपको। तो वो इनकम भी आपकी इनकम कहेंगे, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, लमसम हो। लमसम क्या होती है कि 1 साल की एकदम से मिलना। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं उनको 1 साल का पैकेज मिलता है, जैसे कि 20 लाख 30 लाख का ऐसे पैकेज मिलते हैं। तो वो इनकम भी क्या होगी, हमारी इनकम के अंदर क्रिएट मतलब मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इनकम शुड बी रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर। ऐसी इनकम जो हमने आउटसाइडर से रिसीव किया, दैट इज नोन आल्सो इज अ इनकम। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द इनकम मस्ट बी रिसीव इन फॉर्म ऑफ द मनी। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकम किस में रिसीव हो, मनी के अंदर रिसीव हो, वो अदर फॉर्म में भी रिसीव हो सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो सैलरी हेड के अंदर आने वाले जो पॉइंट्स हैं, अलाउंसेस, ये हमारा मनी की फॉर्म में होता है। परक्यूजिट्स ये हमारा काइंड और सर्विस की फॉर्म में होता है, मतलब मनी की फॉर्म में नहीं होता ही। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी, जैसे कि आपको कार दे दी जाएगी, हाउस दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये भी हो सकता है कि सर्विस, ये तो काइंड के अंदर होगी कि आपको ये चीज़ें देगी। सर्विस के अंदर क्या होगी, आपको टेलीफोन सर्विस देगी कि आपको वहाँ पे टेलीफोन दे जाएगा कि आपको जहाँ पे भी फ़ोन करना है आप हमारे टेलीफोन से कीजिए। राइट, और दूसरी सर्विस क्या है कि आपको घर से लेके ऑफिस तक आने के लिए सर्विस दी जाएगी। एक आपके लिए कार बुक की जाएगी, आपको घर से लेके आएगी और ऑफिस में छोड़ देगी और ऑफिस से फिर घर पे। ये हो गई है सर्विस, मतलब इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, बच्चों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनके बच्चों की फीस भी क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट पे करती है। ये सभी चीज़ें क्या है, हम आगे पढ़ेंगे सैलरी हेड के अंदर। तो अदर देन मनी के अंदर फॉर्म में हमें इनकम कैसे मिलती है, इस तरह से मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता है, वो अगर मनी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स वो भी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट इनकम। वही बात होगी रेगुलरिटी एंड द इरेगुलरिटी। इफ एन एसएससी हैज अर्न एन इनकम बट नॉट एक्चुअली रिसीव, ऐसे एसएससी जिसने इनकम तो अर्न कर ली है पर एक्चुअली में रिसीव नहीं की है, तो वो इनकम भी हम इनकम ही मानेंगे, क्योंकि कारण ये है कि इन फ्यूचर आपको रिसीव तो होगी ना, वो आपकी इनकम तो ट्रीट होगी ना। ठीक है, इसलिए उसको क्या है, इनकम के अंदर मानेंगे। रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम। रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, राम पर्सन है, ठीक है, ये कंपनी के अंदर काम करते हैं ABC लिमिटेड के अंदर। ठीक है, सर कंपनी ने बोला कि आपको लंदन जाना पड़ेगा और लंदन जाके हमारे कंपनी के लिए ये डील करके आनी पड़ेगी। ठीक है, वो लंदन तो चला गया, उसके रहने का खर्चा, पाने का खर्चा और आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, मतलब जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी ने पे नहीं किया, उसने अपनी जेब से पे किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो वो अपनी जेब से पे कर देगा। मान लो कि उसका 10 लाख रुपए क्या है खर्च हो गया, वहाँ पे वो 1 महीना रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसके पॉकेट में से एक 10 लाख तो चले गए, बट इसका पर्सनल काम तो नहीं था कि ये खुद भी
कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बट ये कंपनी के थ्रू गया था तो कंपनी का एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, जब वो वापस लौटेगा यहाँ से काम करने के बाद, जब वो वापस लौटेगा तो वो अपनी कंपनी को बताएगा कि मेरा खर्चा इतना हो गया है। तो कंपनी क्या करेगी, इसे पैसे देगी, इस काम को करने के बदले वो क्या देगी, उसे पैसे देगी। 10 लाख रुपए जो इसका खर्चा हुआ है वो एज इट इज़ उसे देगी, प्लस में सैलरी देगी। जो ये 10 लाख है रिम्बर्समेंट कहलाएंगे, जो मतलब कि आपकी क्षतिपूर्ति को क्या किया है, रिकवर कर दिया जितना आपको हुआ था, जितना आपका एक्सपेंसेस हुआ था। ठीक है, उस पॉइंट को बोला गया है कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट इनकम, इसे इनकम नहीं कहेंगे। ये कंपनी का काम था, इसे हमें हमारा खर्चा हुआ, राइट। ये तो है नहीं कि इन्होंने 10 लाख की बजाय हमें 15 लाख दिए हैं तो 5 लाख हमारी इनकम होगी, 10 लाख इनकम नहीं होगी जो उसमें इंक्लूड है, क्योंकि 10 लाख तो आपने खर्च किए, आपको वापस मिल गए, तो इक्वल बैलेंस है। ठीक है, बट सैलरी जैसे कि जो हमारी इनकम कौन सी होगी, जो हमने काम करने के बाद जो आपको पैसे मिले, दैट इज नोन, या फिर एक्स्ट्रा पैसा मिले, वो हमारी इनकम ट्रीट होगी। कि रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मशाला, गौशाला एक्सेट्रा इज नॉट इनकम। ये कहते हैं कि जो गौशाला और धर्मशाला वालों को जो रिसिप्ट बनती है, मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो इनकम नहीं कहलाएंगे उनकी, क्योंकि वो इनकम जो पैसा मिलेगा वो उन्हें उनकी जो गौशाला गऊ के ऊपर खर्च करना होगा, धर्मशाला के अंदर जो फैसिलिटी देनी होती है उनके ऊपर खर्च करेंगे, तो वो इनकम उनकी इनकम नहीं होती। इसी तरह से पिन मनी, पिन मनी के बारे में आई होप सब जानते होंगे कि क्या होती है पिन मनी। पिन मनी का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या है, महीने दर हर दिन क्या है 200 रुपये देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उस वाइफ का एक्सपेंस क्या है कि जो डेली जो दूध आता है वो मान लो कि 100 रुपये या फिर 80 रुपये जैसे भी रहते हैं, 100 रुपये का आता है, तो सेविंग उसकी कितने की होगी, 100 रुपये की। वो हर महीने हर दिन ऐसे देता है तो महीने की कितनी सेविंग होगी, 100 करके 30 दिन होते हैं, तो 3000 उसकी सेविंग होगी। तो ये जो इनकम है ये वाइफ की होगी, तो इसे पिन मनी इनकम कहते हैं। ठीक है, बट ये इनकम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होगी। कारण ये है कि अगर हस्बैंड की अगर इनकम, टोटल इनकम हमारी 10,000 रुपये हो रही है, इसमें से वो उसको 200 रुपये दे रहा है महीने के, तो क्या है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि यार बाद में इसको आगे ट्रांसफर करेगा, तो दोबारा से टैक्स लगना एक गलत बात है। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना वो किसके अंदर था, हमारे सरचार्ज के अंदर था, जो हायर स्केल के अंदर आते थे। बट यहाँ पे तो 10,000 रुपये कमा रहा है और साल के हो गए 1,20,000 रुपये, वैसे भी टैक्स नहीं लगने वाला इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2.5 लाख से होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक बार टैक्स दे दिया 10,000 के ऊपर और उस 10,000 को आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें से भी सेविंग कर रहे हैं कोई, उसको ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और वाइफ के द्वारा की गई सेविंग फ्रॉम द हस्बैंड मनी, तो दैट इज नोन एज द पिन मनी। समझ में आ गया? ये देखिए पढ़ के बताती हूँ। द पिन मनी रिसीव बाय द वाइफ फ्रॉम फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वाइफ को रिसीव होते हैं। एंड सम स्मॉल सेविंग मेड बाय अ वुमन, स्मॉल सेविंग की जाती है उस वुमेन के द्वारा आउट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज नॉट हर इनकम। क्लियर हो गया पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि डिस्प्यूट इनकम। डिस्प्यूट इनकम का मतलब क्या होता है कि झगड़े वाला पॉइंट के थ्रू बोला गया है, वहां से जब अगर इनकम आती है तो दैट इज नोन एज अ इनकम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं इस पॉइंट को छोड़ के मैं पहले इस पॉइंट को समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली समझने वाला पॉइंट है। कहते हैं इनकम में भी प्लस और माइनस, इनकम क्या हो जाते हैं, प्लस भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। प्लस वाली इनकम क्या होगी, हमारी पॉजिटिव इनकम होगी, माइनस वाली इनकम क्या होगी, हमारा लॉस होगा। ये हमारा गेन, ये लॉस, दोनों की दोनों हमारी इनकम में ट्रीट होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। देखिए समझिए, डाइवर्जन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये दो टूल है जो कि एक के ऊपर टैक्स लगता है और एक के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या कहते हैं कि ऐसी इनकम जो डाइवर्ट होती है, मतलब जो क्रिएट की जाती है, किसके कारण, लीगल ऑब्लिगेशन के कारण। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर कानून का क्या है, प्रेशर है कि आपको इनको पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो ये प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण आप उसको पैसे दे रहे हो और जो कि टैक्सेबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, ऐसी इनकम जो कि लीगल ही है, लीगल ऑब्लिगेशन है किसी पर्सन का और वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, और एक ऐसी इनकम है एप्लीकेशन इनकम, ऐसी इनकम जो कि किसी भी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करती, वो वॉलेंट्री किसी को अगर ट्रांसफर कर देता है ना,
किसी को दे देते हैं वो अलग बात है, परंतु उसके ऊपर क्या है, किसी भी तरह का कानून का प्रेशर नहीं होता कि आपको उसको पैसे देने ही देने हैं। और जब भी कोई व्यक्ति वॉलेंटियरली ट्रांसफर करता है उसके ऊपर हमेशा टैक्स लगते हैं। कारण ये रहता है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपने आप अपनी इनकम को ट्रांसफर करता है। तो दैट्स वाई उस टैक्स लायबिलिटी को कम ना होने के कारण उसके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, टैक्स की लायबिलिटी को वो अवॉइड नहीं कर सकता वॉलेंटियरली ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, अच्छे से और ध्यान से समझिए। एक क्या है, एक हस्बैंड है, 2018-19 के अंदर उनकी शादी हुई थी। कंसेप्ट समझना, ठीक है। ये हस्बैंड है, उसकी शादी हुई थी 2018-19 में। तो 2020-21 के अंदर उसकी वाइफ के साथ उसका क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। झगड़ा होने के कारण वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो क्या है, डिवोर्स के पॉइंट पे आ गया वो, ठीक है। डिवोर्स के पॉइंट ऑफ आने पर क्या होगा, दोनों का तलाक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अरे कमाती भी नहीं है। तो ये सारा केस क्या है, कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट के अंदर जाने के बाद ये डिवोर्स भी हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी पत्नी को क्या है, हर महीने क्या पे करोगे, एक स्पेसिफाई अमाउंट पे करोगे। मान लेते हैं कि आप 20,000 रुपये अपनी पत्नी को हर महीने दोगे कि उसका आसानी से जीवन निर्वाह हो सके। दैट मीन्स वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को आगे चला सके, क्योंकि वो ना तो नौकरी लगी हुई है ना कुछ पैसे कमा रही है। तो ऐसे तो इनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड के दौरान अदालत ने क्या फैसला लिया कि उनको 20,000 रुपये पर महीने आपको अपनी वाइफ को दीजिए। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जन ऑफ इनकम, जो कि लीगल ऑब्लिगेशन है हस्बैंड का कि वो अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, राइट। तो इस पेनल्टी को से बचने के लिए वो अपनी वाइफ को 20,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ये टैक्सेबल होगी। अगर किसी पर्सन ने उसकी हस्बैंड की इनकम अपनी वाइफ के अंदर शो कर रहा है विदाउट डिवोर्स, तो इसका मतलब ये है कि अपने हस्बैंड अपनी इनकम को छुपा रहा है जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो, और वो अपनी वाइफ की इनकम को अंदर शो कर रहा है। तो क्या होगी, टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस केस को हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम। कंसेप्ट हो गया क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट था ग्रॉस टोटल इनकम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। टोटल इनकम मैंने बताया था, टोटल इनकम क्या होता है, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन जब हम लेस करते हैं 80C से लेके 80U तक की, कहाँ से कहाँ तक की, 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन जब हम लेस करते हैं तब हमारी टोटल इनकम आती है। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के अंदर डिफरेंस जब बताऊंगी जब क्या है, कुछ ना कुछ आप सैलरी हेड का प्रैक्टिकल पॉइंट या थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट कर लोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ नहीं आएगी भी। एग्रीकल्चर इनकम हमारा सेकंड चैप्टर है, वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर इनकम, सेकंड चैप्टर है हमारा। कैजुअल इनकम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या कैजुअल इनकम के अंदर इंक्लूड होता है, और उसके अदर प्रोविजंस भी इंक्लूड पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हैं हमारे एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये सभी पॉइंट हम कर चुके हैं। अब बात लास्ट पॉइंट रहता है पर्सन और एक एसएससी, ठीक है। पर्सन के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। पर्सन क्या होता है, ये आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ठीक है। सेक्शन जितना हो सके याद रखिए, क्योंकि क्या है एग्जामिनर इसी को देख के क्या आपको क्या पता पढ़े भी ना अंदर ये देखेगा कि यहाँ सेक्शन याद है, तो आई होप अंदर बच्चों को सब याद होगा, क्योंकि सेक्शन बहुत कम बच्चे लिख के आते हैं। मैं अपने बच्चों का एग्जाम्पल देती हूँ जो यहाँ पे सेंटर पे आते हैं, उन 3 बच्चों ने बिल्कुल अच्छे थ्योरी अटैम्प्ट करते हैं वो बच्चे, और उन्होंने क्या किया हुआ था, थ्योरी बहुत अच्छी अटैम्प्ट की है, एवरेज नंबर आए हैं उनके, ठीक है। और एक बच्चा था जो मतलब ये न्यूमेरिकल पॉइंट मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट से वो क्या है हमेशा टैक्स कोई भी सब्जेक्ट है वो उन्हीं को तैयार करता था। तो क्या उन्होंने सेक्शन 7 याद कर रखे थे उस बच्चे ने। तो क्या है उसने जब सेक्शन लिखे, थोड़ा बहुत जब नॉर्मल सी बात है जब प्रैक्टिकल कर रहा है तो थ्योरी में थोड़ा बहुत लिख देते हैं वो, तो उसने सेक्शन लिखे, ऐसे लिखा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही करके आया था, बाकी तीनों हमारे थ्योरी के थे और जो कंपल्सरी होता है वो होता ही है, ठीक है।
तो उसके जो नंबर है वो ज़्यादा है। कारण मेरे हिसाब से यही रहेगा कि सेक्शन, क्योंकि सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक पॉइंट जिसे हम बोलते हैं ना, वो है जो कि आपके नंबर्स को इंक्रीज अप कर देते हैं। तो सेक्शन जितना हो साथ साथ याद कीजिए, ये नहीं कह रही कि स्पेशल याद कीजिए, कि लिंक बना के कीजिए, कोई भी कोड बना लीजिए कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। जैसे कि आप 10th क्लास में करते थे ना कि वो हर हर गंगे बोले, ऐसा कुछ है, HHB, ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मूला था वो। तो इसी तरह से टेक्स्ट के अंदर भी ऐसा कुछ फॉर्मूला बना ले तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं। पर्सन क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, कंपनी होती है, फर्म होती है। इन चारों के बारे में आपको पता है। अब आपको पता के बाद आपको किस बारे में कन्फ्यूजन है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं, और जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है। ये यही बोले गए हैं जो आपको पता है ऑलरेडी इंडिविजुअल क्या होते हैं। अब सीधा हम इस पॉइंट पे आते हैं, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया कि कोई ग्रुप है, 2 या 2 से अधिक, उनको बोला गया एसोसिएशन। अब आपके क्वेश्चन माइंड के अंदर ये भी पॉइंट उठ रहा होगा, तो ग्रुप तो पार्टनरशिप में भी होता था, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल भी 2 और 2 मोर हो सकता है, और एक कंपनी भी 1 या 2 से ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। उसके अंदर केवल पर्सन ही इंक्लूड हो सकते थे, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर क्या हो सकते हैं कि 2 और मोर इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन, एन इंडिविजुअल एंड ए कंपनी, और 2 और मोर कंपनीज, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर कंपनीज भी इंक्लूड होती है जो कि 2 ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी सेम ये है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये बर्थ से ही हमें क्या है सौंप दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जैसे पहले ये बोला जाता है कि सुनार का लड़का क्या बनेगा, सुनार ही बनेगा, लोहार का लड़का लोहार ही बनेगा, कपड़े वाले का लड़का कपड़े वाला ही बनेगा, ये होता था। तो नेचुरल बर्थ से जो आपको मिले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसे बोला गया। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, जो आपके ग्रुप होते हैं, कमेटीज होती हैं, म्यूनिसिपल लोकल कमेटी, लोकल फंड वाले होते हैं, ये जो कमेटीज होती हैं उनको बोला गया लोकल अथॉरिटी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी कॉरपोरेशन होती है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की जाती है स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। हमारे जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के दौरान जो एक्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर आने वाले कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, उन्हें बोला गया है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। अब एसएससी की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलने वाले हैं हमारे एग्रीकल्चर की इनकम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एसएससी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एसएससी कौन होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, किसको पे करता है, हमारी गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है, अपनी इनकम पे करता है। ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है, हर पर्सन क्या है एसएससी है। अब यहाँ पे 2 तरह के एसएससी हैं, डीम्ड एसएससी एंड द एसएससी इन डिफॉल्ट। वेरी इंटरेस्टेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर में जो आते हैं ना, 5 नंबर में 4 नंबर, वहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द एसएससी एंड डिफाइन इट्स टाइप ऑफ एसएससी, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी का मतलब तो आ गया कि वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, दैट इज नोन एज एसएससी, डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं। डीम्ड एसएससी क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, किसी पर्सन ए पर्सन है, ठीक है, इसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था, या फिर इसने किसी से लोन ले रखा था, ठीक है। लोन ले रखा था इन्होंने 20 लाख का, ठीक है, और इस 20 लाख में से इन्होंने केवल 12 लाख उन ऐसे पर्सन को दे रखे थे जिनसे इन्होंने लोन लिया था, ठीक है। तो रिमेनिंग 8 लाख भी रहते हैं, और 8 लाख को देने से पहले उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोन का होता है, किसी से भी बिल पास करवाते हैं, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी होते हैं ना, आपने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया होगा तो आपकी नॉमिनी का नाम मांगते हैं, गार्जियंस का नाम मांगते हैं, राइट। आप कॉलेज के अंदर भी एडमिशन जब कराते हैं तब भी आपके गार्जियंस का नाम मांगते हैं कि अगर फीस पेंडिंग रह जाती है तो हम उनसे रिसीव कर लेंगे। तो इसी तरह से जब उसने लोन लिया था तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी, बेनिफिशरी, इन सभी को मतलब सबका नाम मतलब एक ही है। तो ऐसे पर्सन का नाम लिखा था तो उसने अपने बेटे का नाम डाल दिया, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं बी। तो उसकी डेथ होने के बाद उस 8 लाख को चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी है,
बेटे की, राइट। तो ये जो पर्सन है इसे हम बोलेंगे डीम्ड एसएससी, माना हुआ एसएससी। माना हुआ एसएससी मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्संस को क्या कहेंगे हम, डीम्ड एसएससी, ठीक है। एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब एसएससी गलती से बन गया भाई। गलती से कैसे बनेगा, जब उसने कुछ गलती की होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, ठीक है। वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछे, वो जीत गया है, वो जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए अपने क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में, उसने जीत ली। अब ये 3 करोड़ किसने देने हैं, अमिताभ बच्चन ने इसको देने, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, ये कैसी इनकम है, मैंने आपको बताया था लॉटरी, इस तरह की इनकम जो गेमिंग होती है वो हमारी कैजुअल इनकम होती है, और उसके ऊपर क्या है 30% क्या है टैक्स लगते हैं, ये बताया था मैंने। बिल्कुल ध्यान रखना इन सभी चीज़ों को, ये 30% टैक्स लगेगा। दैट मीन्स जब अमिताभ बच्चन इसको पैसे देगा 3 करोड़, तो 3 करोड़ के ऊपर 30% काट के उसको पैसे देगा, राइट। तो 3 करोड़ के ऊपर जब वो काटे ना, उसको बोल रखा है सरकार ने कि आप 30% काटो और 30% फिर हमें ट्रांसफर कर देना, तो उन्होंने सीधा 3 करोड़ दे दिया इसको, टैक्स काटा नहीं है, सीधा 3 करोड़ दे दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर दी थी उन्होंने, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी थी अमिताभ बच्चन को कि आपको जब पैसे ट्रांसफर करो तो 3 करोड़ नहीं देने, उसके ऊपर 30% काट के देने हैं। जिन्हें सीधा दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया, तो इन 3 करोड़ के ऊपर जो टैक्स इससे वसूल करना था, अब सरकार किससे वसूल करेगी, इससे। तो ये होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, गलती से क्या बन गया, ये एसएससी बन गया। तो यहाँ पे पढ़िए, ए पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क, एक ऐसा पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबल है वो किसी काम को करने के लिए। अमिताभ बच्चन था, ये काम था कि उसे 30% क्या है टैक्स, टीडीएस क्या है काटना है अंडर द एक्ट, एक्ट के अंदर, एंड ही फेल टू डू इट, वो फेल हो जाता है इस काम को करने के लिए, दैट इज नोन एज द असेसिंग इन डिफॉल्ट। यहाँ पे एसएससी की दोनों टाइप्स हो गई हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ही जो ये असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसकी एग्जाम्शन लिमिट भी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसके अंदर जो क्या है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ भी कर दिया मैंने। परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आगे आने वाले चैप्टरों के अंदर पूरा डीपली है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। 10 नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इन्हीं के साथ पेन नंबर और 10 नंबर दोनों साथ आएंगे, तब उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा एग्रीकल्चर ऑफ इनकम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जैसा भी रिस्पॉन्स आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए कि इतनी मेहनत करके आपके लिए ये चैप्टर बनाया है, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट के कारण ही इन सभी को मैं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता है। आपको ही पता है, जब तक आपको टीचर्स अप्रिशिएट ना करे, मोटिवेट ना करे, तब तक वो क्या है, बच्चे काम नहीं करते। इसी तरह से हर पर्सन होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी पर्सन है, बिना अप्रिशिएशन के, बिना मतलब ऐसे शाबाशी दिए कोई भी काम नहीं करता। आप सभी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम इनकम टैक्स का भी सिलेबस स्टार्ट कीजिए, तो आप सभी के लिए ये चैप्टर है। जैसा भी है मैंने आपके लिए अपलोड किया, जैसा भी मेरे पास टाइम रहा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इनकम।